हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीविका अंतिम प्रहार बैच में। दोस्तों, ये सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास है, सब्जेक्ट नॉलेज जीविका का, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम लोग देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो कि जीविका के आपके कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, मनरेगा के तहत मजदूरों को भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है? कार्य समाप्त होने के 7 दिन के भीतर, मास्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर, कार्य समाप्त होने के 30 दिन के भीतर या अगले महीने की 5 तारीख। तो मनरेगा के तहत दोस्तों जो भुगतान है वो मास्टर रोल के बंद होने के 15 दिन के भीतर किया जाता है। कब किया जाता है? मास्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर। मास्टर रोल, देखिए, मनरेगा अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उनकी मेहनत का फल समय पर मिले। अधिनियम के अनुसार मास्टर रोल यानी कि उपस्थिति पत्रक बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा का दोहरा उद्देश्य क्या है? एक और ग्रामीण परिवारों का आजीविका सुरक्षा प्रदान करना और दूसरी ओर टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना। मनरेगा का उद्देश्य 2 तरह का है। क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना और आजीविका सुरक्षित करना। मनरेगा के तहत कार्य की योजना बनाने और कार्यान्वित करने में किसकी भूमिका होती है? मुख्य भूमिका किसकी होती है? यहाँ पे क्या होगा? मुख्य भूमिका। मनरेगा के तहत कार्यों की योजना बनाने और कार्यान्वित करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार या निजी ठेकेदार? तो मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों को विकेंद्रीकृत नियोजन और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसका होता है? ग्राम पंचायतों की। यहाँ एक के बाद सी हो गया, थोड़ा सा हो गया आगे पीछे ऑप्शन दोस्तों। देखिए, मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों को विकेंद्रीकृत नियोजन और कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदक को किस प्रकार का कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए? कुशल तकनीकी कार्य, प्रशासनिक कार्यालय कार्य, अकुशल शारीरिक कार्य या उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य? तो मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदक को क्या होना चाहिए दोस्तों? अकुशल शारीरिक कार्य के लिए इच्छुक होना चाहिए। किसके लिए इच्छुक हो जाना चाहिए? अकुशल शारीरिक कार्य। तो मनरेगा दोस्तों क्या है? मनरेगा विशेष रूप से उन ग्रामीण परिवारों को डिजाइन किया गया है जिनके वयस्क अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। मनरेगा के तहत यदि रोजगार कार्य स्थल आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो क्या प्रावधान है? कहा गया है कि अगर कार्य स्थल जो है आवेदक के निवास से 5 किलोमीटर से अधिक दूर है तो उसे 10% अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। कह रहा है कि अगर मनरेगा के तहत कह रहा है कि कार्य स्थल मनरेगा के आवेदक के निवास से 5 किलोमीटर से अधिक दूर है तो उसे दैनिक मजदूरी का अतिरिक्त 10% अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाता है दोस्तों। मनरेगा के तहत कार्यों के लिए ठेकेदारों की भूमिका के संबंध में क्या प्रावधान है? ठीक, देखो दोस्तों, ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि जीविका एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपका एग्जाम में अगर आप एग्जाम बैठोगे तो आएगा ही आएगा दोस्तों। तो आप लोग सारा क्लास जरूर देखें। मनरेगा के तहत कार्यों के लिए ठेकेदारों की भूमिका के संबंध में क्या प्रावधान है? देखिए, ठेकेदार को केवल कुशल कार्यों के लिए अनुमति है, ऐसा कुछ नहीं है। मनरेगा में ठेकेदार को पूरी तरह से साइड कर दिया गया है। ठेकेदार की भागीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, ये सही है। मनरेगा योजना का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इसमें ठेकेदारों को भागीदारी को पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है कि मजदूर सीधे श्रमिकों तक
पहुँचे, बिचौलियों द्वारा होने वाले शोषण और भ्रष्टाचार को रोका जा सके, यही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत बनाए गए जॉब कार्ड की वैधता अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या असीमित? तो मनरेगा के तहत जारी किए गए जॉब कार्ड की वैधता अवधि 5 वर्ष होती है। जॉब कार्ड की वैधता कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूरे होने पर परिवार को नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन करना होता है या मौजूदा कार्ड का नवीनीकरण किया जाता है। मनरेगा के तहत मजदूरी दर कौन अधिसूचित करता है? राज्य सरकार, जिला परिषद, केंद्र सरकार या ग्राम पंचायत? कह रहे कि मनरेगा के तहत दोस्तों अकुशल शारीरिक श्रम के लिए मजदूरी दर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। मजदूरी दर कौन अधिसूचित करता है? केंद्र सरकार। यह दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होती है और राज्यों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। मनरेगा का कौन सा प्रावधान ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? महिलाओं को सशक्तिकरण हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है? महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? पुरुष श्रमिकों को काम देना, केवल ये गलत हो जाएगा। महिला श्रमिकों को कम मजदूरी देना, ये भी गलत हो जाएगा। कम से कम 1/3 लाभार्थियों का महिला होना, महिला श्रमिकों को रात में काम कराना, ये भी गलत है। क्या दोस्तों देखिए क्या है कि कम से कम 1/3 लाभार्थियों का महिला होना। मनरेगा का कौन सा प्रावधान महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कम से कम 1/3 लाभार्थियों का महिला होना। मनरेगा के तहत शिकायत निवारण के लिए प्राथमिक स्तर पर शिकायतें कहाँ दर्ज की जा सकती है? सीधे उच्च न्यायालय में, केवल राज्य राजधानी में, ब्लॉक और जिला स्तर पर, केवल ऑनलाइन पोर्टल पर? मनरेगा में दोस्तों के तहत शिकायत निवारण के लिए तंत्र है जो सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों की शिकायतें का समाधान किया जा सके। प्राथमिक स्तर पर शिकायतें ब्लॉक और जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारियों के पास दर्ज की जा सकती हैं। ब्लॉक और जिला स्तर पर मनरेगा के तहत शिकायत निवारण के लिए प्राथमिक स्तर पर शिकायतें कहाँ दर्ज की जा सकती है? ब्लॉक और जिला स्तर पर दर्ज की जा सकती है। मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2004, 2006, 2005 या फिर 2009? यहाँ भी ऑप्शन थोड़ा सा बीसी आगे पीछे हो गया। तो मनरेगा अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ? 2005 में हुआ पारित। कब पारित हुआ? 2005 में। देखिए नरेगा पारित हुआ 2005 में। नरेगा फर्स्ट बार क्या आया? नरेगा आया। नरेगा आया, नरेगा, मनरेगा नहीं, नरेगा। तो नरेगा अधिनियम दोस्तों कब आया था? 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में आया था। और बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। 2009 में क्या आया? क्या नाम हो गया इसका? मनरेगा हो गया। दो 2009 में इसका नाम हो गया दोस्तों मनरेगा। 2005 में था ये नरेगा और 2009 में क्या हो गया? मनरेगा। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है? 50 दिन, 100 दिन, 75 दिन या 150 दिन? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 दिन। मनरेगा का प्राथमिक लक्ष्य है दोस्तों प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक हैं जिनको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करना है। क्या दोस्तों? 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करना। यदि काम की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक किसका हकदार होगा? दोगुनी मजदूरी, बेरोजगारी भत्ता, यात्रा भत्ता या कोई अधिकार नहीं। कह रहा है कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। इसमें कह रहा है कि कोई जॉब कार्ड धारक है जो काम मांगता है तो ग्राम पंचायत या
कार्यक्रम अधिकारी को 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है। क्या दोस्तों, 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अगर कह रहा है कि अगर नहीं मिला, निर्धारित समय के भीतर काम नहीं मिलता है तो आवेदक को क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर कम से कम कितने % महिला श्रमिकों का होना अनिवार्य है? 25%, 33%, 30% या 50%? तो मनरेगा एक महत्वपूर्ण दोस्तों योजना है। इसमें कह रहा है कि कम से कम 1/3 यानी कि 33% महिला होना चाहिए कार्यस्थल पर। कितना होना चाहिए? 33% महिला होना चाहिए। मनरेगा में पारदर्शिता और महत्वपूर्ण तंत्र अनिवार्य है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तंत्र अनिवार्य है? दोस्तों देखिए, मनरेगा में क्या दोस्तों अनिवार्य है? सामाजिक अंक्षेपण, सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट दोस्तों मनरेगा का एक अनिवार्य और शक्तिशाली उपकरण है। इसको कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण। यह योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। देखिए, पारदर्शिता और जवाबदेही किस लिए क्या होता है? ऑडिट। ऑडिट होता है मतलब कार्यस्थल पर जा करके उसको चेक करना कि काम कैसे हो रहा नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं ऑडिट करना। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के किस खाते में किया जाता है? नकद, चेक, बैंक, डाकघर खातों में या फिर स्थानीय दुकानदार से वाउचर द्वारा? देखिए, मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों या डाकघर खातों में किया जाता है। बैंक खातों में या फिर डाकघर खातों में मिलता है क्या? मजदूरी। मनरेगा के तहत कार्य की मांग करने वाले परिवार को जारी किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड या पैन कार्ड? तो मनरेगा के तहत कार्य के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक फोटोयुक्त जॉब कार्ड दोस्तों जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? जॉब कार्ड। दोस्तों देखिए, ये सब क्वेश्चन बिहार जीविका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के एग्जाम के लिए। मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में किस प्रकार के श्रम पर अधिक जोर दिया जाता है? कुशल श्रम, अकुशल शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम या तकनीकी श्रम? देखिए दोस्तों, मनरेगा है विशेष रूप से उन ग्रामीण परिवारों को डिजाइन किया गया है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। क्या दोस्तों? अकुशल शारीरिक कार्य के लिए। मनरेगा के तहत निर्मित होने वाले परिसंपत्तियां मुख्यतः किस पर केंद्रित है? शहरी विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक विकास या सूचना प्रौद्योगिकी? क्या होगा? तो मनरेगा के तहत किए जाने वाला अधिकांश कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास पर केंद्रित होते हैं। मनरेगा योजना का मुख्य रूप से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मनरेगा योजना का कार्यान्वयन दोस्तों का जो कार्य देख रेख है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दीनदयाल, ये हो गया मनरेगा का। मनरेगा के बाद आपका आएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, DA/NRLM। इसका फुल फॉर्म क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। किस वर्ष शुरू किया गया था? 2005, 2009, 2011, 2014? तो DA/NRLM दोस्तों 2011 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2011 में। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2011 में शुरू किया गया था। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है? भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2011 में शुरू किया गया था। दोस्तों ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का स्थान लिया है। DA/NRLM दोस्तों क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को किसमें संगठित करना है?
किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह या फिर ग्राम रक्षा समिति। तो DA/NRLM का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना। क्या है इसका आंसर? क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? स्वयं सहायता समूह में संगठित करना। DA/NRLM के तहत प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार में कम से कम कितने सदस्यों को सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क में आने का लक्ष्य है? तो सभी वयस्क सदस्य या फिर कम से कम एक पुरुष सदस्य, कम से कम एक महिला सदस्य या फिर केवल युवा सदस्य। तो मिशन का लक्ष्य दोस्तों क्या है? प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में शामिल करना है। कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में शामिल करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से प्राप्त ऋण पर DA/NRLM के तहत कितनी ब्याज सर्वेंस ब्याज सहायता प्रदान की जाती है? 3 लाख के ऋण पर दोस्तों कितना होता है? 7%। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बैंकों से प्राप्त ऋण पर DA/NRLM के तहत कितनी ब्याज सर्वेंसन ब्याज सहायता प्रदान की जाती है? 7%। स्वयं सहायता समूह के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक संस्थान को क्या कहा जाता है? क्लस्टर स्तरीय संघ, ग्राम संगठन या जिला आजीविका संघ या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो कहता है DA/NRLM दोस्तों एक क्या है? द्विस्तरीय संस्थागत संरचना। इसमें कह रहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम संगठन मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सेल्फ ग्रुप का संघ है। ग्राम संगठन। DA/NRLM के तहत 5 सूत्र में क्या शामिल नहीं है? नियमित बैठक, नियमित बचत, बाहरी निवेश पर निर्भरता या नियमित आंतरिक उधार और समय पर चुकौती। कह रहा है कि देखिए दोस्तों 5 सूत्र सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रभावी और टिकाऊ कामकाज के लिए 5 मुख्य सिद्धांत का सेट है। इसमें नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित आंतरिक सुधार, समय पर ऋण चुकौती और खातों का नियमित रखरखाव शामिल है। तो बाहरी निवेश पर निर्भरता इसमें शामिल नहीं है। बाकी नियमित बैठक है, नियमित बचत है, नियमित आंतरिक उधार और समय पर चुकौती है। DA/NRLM के तहत ग्रामीण युवाओं को मजदूरी रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने वाला कार्यक्रम का क्या नाम है? तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDUG के DA/NRLM का एक अभिन्न अंग है। DA/NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह को उनके आंतरिक उधार संचालन को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली शुरुआती पूंजी सहायता को क्या कहते हैं? तो परिक्रामी निधि कहते हैं, रिवॉल्विंग फंड। DA/NRLM का संगठन से समृद्धि का सिद्धांत किस पर आधारित है? सरकारी सहायता पर पूर्ण निर्भरता, गरीबों को मजबूत जमीनी संस्थाओं को संगठित करना, केवल शहरी गरीबों पर ध्यान केंद्रित करना या फिर निजी क्षेत्र में एक बड़े निवेश को आकर्षित करना। तो कह रहा है कि संगठन से समृद्धि DA/NRLM का एक मुख्य सिद्धांत है। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? इस पर किस पर आधारित है? गरीबों को मजबूत जमीनी संस्थानों में संगठित करना इसका उद्देश्य है। इस सिद्धांत पर आधारित है ये। तो कह रहा है कि संगठन से समृद्धि DA/NRLM का मुख्य सिद्धांत है। इसमें कह रहा है कि ग्रामीण गरीब जब मजबूत और टिकाऊ जमीन संस्थानों में संगठित होते हैं। DA/NRLM के तहत ग्रामीण उद्यमियों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप या फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो DA/NRLM दोस्तों क्या है? ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का एक उप घटक है। तो DA/NRLM के तहत ग्रामीण उद्यमियों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है? स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम।
DA/NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप समय पर ऋण चुकाते हैं उन्हें 3% के अतिरिक्त ब्याज सर्विस मिलता है। इनमें प्रारंभिक ब्याज दर क्या होती है? यदि 3 लाख तक के ऋण पर दोस्तों कितना होता है? 3% का होता है 7%, लेकिन 3% का जब छूट मिलेगा, सर्विस मिलेगा, तो क्या हो जाएगा इसका 4% हो जाएगा। 7 - 3 क्या हो जाएगा? 4%। DA/NRLM के कार्यान्वयन में राज्यों की नोडल एजेंसी का क्या नाम है? नोडल एजेंसी क्या है? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या ग्राम पंचायत या राज्य वित्त विभाग? तो क्या होगा इसका आंसर? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। DA/NRLM के कार्यान्वयन में राज्यों में नोडल एजेंसी क्या है? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। DA/NRLM के तहत ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन किसका संघ है? विभिन्न गांवों के व्यक्तियों का या फिर स्वयं सहायता समूह का, गैर सरकारी संगठन को या केवल पुरुष सदस्यों का? तो DA/NRLM के तहत बोल रहा है, तो ये इसमें बोल रहा है दोस्तों किसका है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर गठित होता है ये ग्राम संगठन। क्या हो जाएगा इसका? ग्राम संगठन दोस्तों ये स्वयं सहायता समूह, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है कई स्वयं सहायता समूहों का एक संघ होता है। विलेज ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों DA/NRLM के तहत कई स्वयं सहायता समूहों का एक संघ होता है। DA/NRLM में सामुदायिक पेशेवरों की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो सामुदायिक पेशेवरों का अवधारणा का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है कि इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगला, DA/NRLM के तहत सामुदायिक निवेश निधि किसे प्रदान की जाती है? दोस्तों किसे? सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन जैसे VOB और CLF को। तो कह रहा है क्या? सामुदायिक निवेश निधि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन विशेष रूप से ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तरीय संघ को प्रदान की जाती है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या है? DA/NRLM के तहत सामुदायिक पेशेवरों की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो DA/NRLM एक अनूठा पहल सामुदायिक पेशेवरों की अवधारणा है जिसे गरीबों के लिए दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। ये वे स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, वित्तीय साक्षरता और बैंक लीकेज में प्रशिक्षित किया जाता है। इसका आंसर C होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक बार देख लेंगे कि C होगा कि B होगा। ऐसा होना चाहिए C मेरे हिसाब से। देखिए अगला, देखिए 16, DA/NRLM के कौन सा उपघटक दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सुरक्षित और सस्ती सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। DA/NRLM का कौन सा उपघटक दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सुरक्षित और सस्ती सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवा प्रदान करता है? तो आजीविका ग्रामीण एक्सेस योजना। DA/NRLM के तहत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का स्थान लेने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? SCSY में वित्तीय समावेशन और आजीविका संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान नहीं था। DA/NRLM के तहत महिला किसान सशक्तिकरण योजना का प्राथमिक फोकस क्या है? केवल पुरुषों किसानों को वित्तीय सहायता देना, महिला किसानों को उत्पादकता और आय बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना, या फिर किसानों को केवल मशीनीकरण और के लिए सब्सिडी देना? तो कह रहा है कि बस महिला किसान सशक्तिकरण योजना दोस्तों इसका मुख्य प्राथमिक फोकस क्या है? इसका फोकस दोस्तों क्या है कि महिला किसानों को उत्पादकता और आय बढ़ाना। क्या है इसका फोकस? महिला किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाना। DA/NRLM में केंद्र प्रायोजित योजना है। समान राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंडिंग का प्लान क्या है? 50-50, 75-25, 60-40, 90-10।
तो इसमें क्या कहा दोस्तों, देखिए क्या कहा गया 60-40। समान राज्यों के लिए क्या है दोस्तों, ये 60-40 है, लेकिन अगर हिमालय राज्यों के लिए कहेगा तो 90-10 हो जाएगा। DA/NRLM का कौन सा हस्तक्षेप सेल्फ हेल्प ग्रुप को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है? प्राकृतिक निधि, सामुदायिक निवेश निधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज कार्यक्रम या कौशल विकास और प्लेसमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम। DA/NRLM का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। तो DA/NRLM का कौन सा हस्तक्षेप SHG को औपचारिक वित्तीय प्रणाली जोड़कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम। दोस्तों आगे भी हम आपके लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर पोस्ट जीविका के लिए क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय।